और आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजे, कुछ कुछ आपको देखने का समय मिला क्या? जी, मैं गॉन थ्रू हुआ हूँ और मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया है। और इधर अब जैसे आपने चेक किया, मैंने देखा आपने यूट्यूब भी ज्वाइन किया और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया। तो मैंने टेलीग्राम में आप ही ने शेयर कर दिया, पर हम्म। व्हाट्सएप में मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। ओके। आपको एडमिन भी बना दिया है ओके, अभी। ग्रेट। हाँ, अभी 18 नवंबर तक ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित ग्रुप है। हम्म। तो इसमें सिर्फ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संबंधित चीजें मैं डाल रहा हूँ या भक्तिमय चीजें डाल रहा हूँ, और सुंदर। पब्लिक एजेंडा नहीं डाल रहा हूँ। फिर भी मैंने हाँ। आपका वो मैसेज है वो शेयर कर दिया है। आप भी अच्छा। शेयर कर सकते हैं कभी भी। हाँ। बाकी देखो बाकी आपको देखो, मैंने। एक्चुअली हाँ, मैं एक चीज मैं देवानंद जी आपसे कहना चाहूंगा जी जी कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज को राजनीति समझ के उससे दूरी जी रखना चाहते हैं। जी जबकि देखा जाए तो जो चीज आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही है, वो जी राजनीति है या व्यक्तिगत नीति है जिससे आपकी जिंदगी अच्छी बुरी हो रही है? जी। मतलब जिससे ये आप। आपके विचारों से मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ। और जो आपके क्रांतिकारी स्टेप्स हैं हम्म। समाज को अगले लेवल पे ले जाने के लिए, और मैं ये करना भी चाहता हूँ। मैं राजनीति की वजह से इससे दूरी नहीं बना रहा हूँ। ये है कि सब्जेक्ट और अलग अलग है। तो जहाँ जो जो माइंडसेट होता है लोगों का, जैसे हमारा आपका जो मेच्योरिटी है चीज़ों को गहराई से देखने की, और वो आम जनता जिनको हम ये मैसेज भेज रहे हैं उनका बहुत सुपरफिशियल है, लेयर है। उनको वो और लेयर दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरा ऐसा सोचना है कि जो 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 पेन आप फील कर रहे हो, जो आप विजिबिलिटी लीगल सिस्टम की रख रहे हो और या पुलिस सिस्टम की रख रहे हो, वो वो व्यक्ति जो है अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक डर का भाव रहता है। उसको डर बनाया गया है, वो दूर भागता है कि मेरे को कौन मदद करेगा। डर उसे लगना ही चाहिए, क्योंकि हम्म इन राजनेताओं ने, अंग्रेजों ने जो डर पैदा किया था, हम्म। उसी डर वाले सिस्टम को ही तो आपके ऊपर थोप के रखा है। जी कल जी जो मैं बात कर रहा था कि जी। नए 3 कानूनों से आपकी जिंदगी कहाँ बदली? नहीं बदली ना, वही तो। तो उसी को बदलने के लिए तो हमको स्टेप बाय स्टेप जो आपने तरीका बताया है, और जो जैसे अब कल आपने गरबा में जितनी गंभीर बातें करी हैं, अगर किसी 4 लोगों ने भी उसको ग्रहित किया है तो मुझे लगता है उनके जीवन में तो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बाकी वहाँ पे जैसे माहौल है कि अभी गरबा हम करेंगे, अभी हमने तैयारी करी है 1 महीना, मतलब समझ आता हूँ मैं, बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इतना उसमें शुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूँ। तो वो उनका माइंडसेट था कि भाई यह होगा, मतलब मैं ब्लेम कर नहीं कर रहा हूँ कि सभी का ऐसा होगा, पर थोड़ी देर के लिए उस भाव में पहुंचे और तुरंत उसके बाद आदमी आगे निकल गया। हम लोग कॉलोनी में कम से कम 400 परिवार हैं। इस 400 परिवार में खुद ही प्रताड़ित हैं यहाँ के बिल्डर के व्यवहार से, बिल्डर के तौर तरीकों से। लेकिन 10 लोग भी एक साथ नहीं आते हैं कि इस चीज के लिए प्रयास किया जाए। और इन जो 10 लोग प्रयास करते भी हैं, उनके प्रयास को इसी सिस्टम को यूज करके, मतलब इसी आपके लीगल और उनको यूज करके उसको डीरेल कर देते हैं। मतलब बिल्डर बोलता है आप 100 बार करो, मैं तो उनको पैसा खिला दूंगा, लेकिन आपका 100 गुना पैसा खिला दूंगा, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। मैं ये मैसेज ही नहीं भेजना चाहता पब्लिक में कि आपके प्रयासों से ये सफल हो गया, भले ही मुझे बहुत पैसा देना पड़े। दूसरा, आपने जज वाली एक बात कही थी कि अपने कॉलोनी में एक जज साहब है, वो अपने पद पर भी नहीं है, लेकिन वो धमकाते रहते हैं पूरी कॉलोनी वाले को कि मैं तुम्हारी ऐसा FIR करा दूंगा, अभी जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो लोग, ये 10 लोग भी नहीं खड़े होते हैं। और तो इसलिए हम, आपकी जर्नी बहुत 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 कठिन है, लेकिन आपने जो लक्ष्य साधा है वो असंभव नहीं है। और हमारे जैसे व्यक्ति आपके साथ हैं। और जरूरी नहीं है कि पूरी 1000 पब्लिक साथ हो तभी सफल हो। एक विचार के पीछे, जैसे आपने भगत सिंह जी का उदाहरण दिया था,
तो उस एक विचार के पीछे देश खड़ा हो गया, तो धीरे धीरे देश खड़ा होगा, जरूर खड़ा होगा। हमें प्रयास करते रहना है। देखो एक चीज देवानंद जी मैं कहना चाहूंगा जी कि भीड़ नहीं बढ़ाना है। कम से कम ये भाव तो जागृत होना ही चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है। यदि जी हमें ये भाव जागृत नहीं हो पा रहा है जी, तो घोड़े को पानी के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। बनी बात है जी। उसके लिए उस घोड़े को और व्यथित होने की जरूरत है, उसे और अपमानित होने की जरूरत है, उसे और उत्पीड़ित होने की जरूरत है। जी जब उसे प्यास लग जाएगी तो वो दौड़ के पानी पिएगा। जी अभी देखिए क्या स्थिति है, एक मुहावरा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, जी और आज आदमी ये अपेक्षा कर रहा है कि कुआं चल के मेरे पास आए और मैं दूसरी तरफ मुंह कर लूं कि आई डोंट केयर फॉर यू, कि तुम हमारे पास क्यों आए हो। हम्म, देखा जाए तो मैं जब आपके पास आया तो जी एक कुएं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं जो आपकी प्यास बुझा देगा, जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपको 5 मौलिक अधिकार दे देगा, रोजगार का मौलिक अधिकार दे देगा, जहां आपको किसी के सामने रोजगार के लिए भीख नहीं मांगना है। जी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दिया जाएगा, आपको सिद्धस्त बनाया जाएगा, और फिर आपकी टीम बनाकर आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। और आरबीआई 2 टाइप जैसी बॉडी होगी, जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतना धन का निर्माण होगा, जिसे हम राष्ट्रीय भारत विकास निधि कह रहे हैं। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगा। तभी हम ये कह पा रहे हैं कि हमें 5 मौलिक अधिकार दे देंगे। क्यों? क्योंकि धन का निर्माण हो रहा है। हमें भारत शासन के खजाने का एक पैसा नहीं चाहिए। हम्म, हम आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपके नियम कानून और इकोसिस्टम बदल देंगे। अब बताइए अंग्रेजों के नियम कानून क्यों थुपे हुए हैं? आप ये बताइए वही कंडक्ट रूल शासकीय अधिकारियों पे क्यों थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे उन भारतीयों के लिए जिन पे वो विश्वास नहीं करते थे, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए। जी क्यों? क्योंकि वो आज के राजनेताओं को सूट कर रहे हैं, और बड़े से बड़े कहना चाहिए विवेकशील ज्ञानी लोग छोटे से लाभ के लिए उनके चरण सेवक बने हुए हैं। जी। ये स्थिति तो है एक कि नहीं? बात कहना चाहूंगा कि एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो ये जो हमारे नेतागण, कल आपने नेताओं को भी बहुत मतलब कि आपने जो उनकी आलोचना करी, तो नेताओं में भी अच्छे होने के बावजूद भी वो सिस्टम में नहीं आ पाते। और चाणक्य ने कहा था कि आपको परिवर्तन लाने के लिए सत्ता में होना बहुत जरूरी है। और ये जो कांग्रेस इतना या और पार्टियां जो छोटे दल हैं वो क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। और जब सत्ता में जो है उनको उनके वहाँ का कांटों की भी पता है, और उनके वहाँ का गुलाब रोजेस का भी पता है। तो वो जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे घूस की हो, चाहे गलत आदतों की हो, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे क्या बोलते हैं नक्सलाइट की हो, वो धीरे धीरे उसको फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। वन शॉट में नहीं कर पा रहे, क्योंकि वन शॉट में किया तो पेशेंट ही मर जाएगा। अगर हम कैंसर वाला कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो पूरा एक बार में नहीं निकाल पाते हैं। मेरा ऐसा सोचना है। मैं मतलब कि मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरा जो समझ है राजनीति को लेके या देश की समस्याओं को लेके, और जो मीडिया की जो समझ है, वो अलग अलग बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो आज की डेट में बीजेपी सबसे ज्यादा देश को हार्म कर रही है। जबकि मुझे लगता है कि मैं एक बढ़ता हुए पिछले 40 साल में मैंने हर राजनेता, हर उसको देखा है। तो जब कांग्रेस का शासन रहा था तो सर उसमें आम जनता को कोई नहीं तंग कर रहा था, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। और भ्रष्टाचार लोग जो है मतलब
सीख रहे थे, उनकी ABCD भी सीख रहे थे। लोग कह रहे थे पहले भ्रष्टाचार कम था, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग पहले ABCD सीख रहे थे। पहले आदमी भेजे हुए धन में थोड़ा बहुत बचा के अ, उसको क्या बोलते हैं, प्रशंसा करे। लेकिन जो है समय के साथ जो अब लोगों को सीखना भी आ गया कि कैसे हम बेईमानी बड़ी करें। अब लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट निकालते हैं, उसमें खुद डायरेक्ट ना होके अपनी फैमिली कंपनी को जोड़ देते हैं, फिर उनको शेयर दे देते हैं। तो जहाँ पहले वो 500, 1000, लाख, 2 लाख का भ्रष्टाचार करते थे, अब वहाँ हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन आम जनता जो सरकारी ऑफिस है उसको लोग पकड़ रहे हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अभी उसको उसको समझने की और पकड़ने की आपको शक्ति ही नहीं। देखिए, आपने विकी लीक्स में जो है ना देखा होगा कि अमेरिका जैसे देश में वहां के जो मेडिसिन वाले हैं, फार्मासिस्ट हैं, फार्मा लॉबी जो है, वो करोड़ों डॉलर्स जो है ना वहां के नेताओं को अपनी लॉबिंग के लिए दे रही थी, और वो सब डाटा लीक हुआ है। आपको 1-1.5 साल पहले का यदि वो मसौदा मालूम हो तो बड़े बड़े घपले अक्रॉस द ग्लोब हो रहे हैं। हमारा तो कहना दूसरी बात है, जी क्या ये राजनेता आपको अच्छे राजनेता दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, तुम कुछ मत करो एक लॉट में, हम तो कह रहे हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनेताओं को एक काम नहीं करना है, वो अपनी जो भी घटिया नीति है उसे जारी रखें। बस मैं तो उनसे छोटी सी बात कह रहा हूं कि मैं आपको 20 गुना ज्यादा पैसा दे दूंगा, टैक्सेशन जो है ना खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2 मॉडल भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे। राइट? हम उनसे सिर्फ 2 चीजें मांग रहे हैं कि एक, आप नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट्स बना दीजिए मैथिली शरण गुप्त को, और उन्हें ये अधिकार दे दीजिए कि वो हर महालक्ष्य के लिए टास्क फोर्स गठित करें। और वो टास्क फोर्स गठित करना बहुत आसान होगा, क्योंकि हजारों लाखों लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिंदगी लगा दी है। न वो दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं। जैसे पुराने जमाने के ऋषि लगे रहते थे, वो उसी ऋषि की श्रद्धा से, उसी डेडिकेशन से लगे हुए हैं, और उनको तरफ कोई देख नहीं रहा है। वो उपेक्षित है, वो किसी की किसी का जो है ना वो ध्यान आकर्षित करने में उनका कोई रुचि भी नहीं। तो मेरा तो कहना ये है कि भाई साहब, हमने ऑलरेडी मॉडल बनाए हुए हैं, हमने उसकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है। हम इन लोगों से मिलके उसे रिफाइन करके हर 7वें दिन में आपको ही प्रगति देंगे। आप चाहो तो उसे मन की बात में भी कह के उसका राजनीतिक लाभ भी ले लीजिए। आपको जो घटिया राजनीति करना है उसे करते रहिए, मैं आपके बिल्कुल क्रियाकलाप में कोई बाधा नहीं बनूंगा। और भारत का जो है पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। आपको 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे, 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। जब आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा तो इन राजनेताओं की भी बदल जाएंगे, क्योंकि इनको वो इकोसिस्टम ही तो एक चीज है जो कि अभी उनको सब प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने वही नियम कानून, वही कंडक्ट रूल, वही लवादा जो है ना आपके ऊपर थोप के रखा है, और वही भय थोप के रखा है। वो भय बल्कि बढ़ गया है। पहले तो उनका भय जो है ना अकेला नियम कानून का भय हुआ करता था, पुलिस का भय हुआ करता था। इन दुष्ट राजनेताओं का तो असामाजिक तत्वों और गुंडा मवालियों का भी डर है, जो आपकी कुटाई भी करेंगे, आपके खिलाफ झूठी मुकदमा कायम करा देंगे, आप जेल में चले जाएंगे कुटने पिटने के बाद। आज फील्ड में यही हो रहा है। आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं कि ऐसी परिस्थितियों को आपको सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आपके ही रिश्तेदारों को, आपके ही किथन किन को इन परिस्थितियों से जरूर गुजरना हो रहा होगा, और आपके भी व्यक्तिगत ज्ञान में कुछ न कुछ केसेस तो जरूर होंगे। जी जी अवश्य समझ में आता है। तो फिर हम
जब हम इनसे कुछ अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं और जी इनको पूरा राजनीतिक लाभ दे रहे हैं, तो ये 240 से 500 पार करने के लिए अपने लाभ के लिए ही क्राइम फ्री भारत के 21 महान लक्ष्यों को और 5 मौलिक अधिकारों को ग्राह्य कर ले। नहीं सर, आप देखिए, वो तो आपका पॉइंट बहुत ही उत्तम है। और बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और मैं आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़े पद पे रहने के बावजूद आपने युवा की भांति, एक क्रांतिकारी के भांति आपने ये जो ऊर्जा दिखी, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। आप ये कार्य कर रहे हैं, और ऑलरेडी जैसा आपने कहा कि सारा मॉडल बना हुआ है, खाली हमको लोगों को धीरे धीरे जोड़ते हुए और इस कार्य को नंबर बढ़ाते जाना है। अपने आप ही चीजें उस लाइन में अलाइंड हो जाएंगी। तो और बताएं, और मुझे कैसे मैं आपके साथ और कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहला तो मुझे लगता है कि आपको हमारे लाइव डिस्कोर्स में आना चाहिए, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं उसका और कोई जी फायदा हो चाहे ना हो, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वातावरण में होता है। यदि वो तत्काल कोई असर ना भी डाल पाए तो वो ऊर्जा जी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जैसे राजीव दीक्षित जी की जो बातें हैं वो अब चारों तरफ फैल रही हैं कि नहीं फैल रही हैं? जी जी बिल्कुल। हालांकि उन्होंने अपने जीते जी भी बहुत कोशिश की, सब जगह गए, ढेर सारे उन्होंने सभाएं की और बहुत अच्छा काम किया और बहुत दृढ़ता जी से बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और यही कारण है उनका मर्डर करा दिया गया। उनकी मौत जो जी है रायपुर में हुई थी और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। लाल बहादुर अच्छा। शास्त्री जो है ना, ताशकंद में उनकी मौत हुई और शरीर नीला पड़ने के बाद और जहर देने के बाद भी देश के जो है प्रधानमंत्री की पोस्टमार्टम ना हो, जबकि 2 व्यक्तियों को रशिया ने गिरफ्तार किया था। अधिकांश भारतीयों जी को मालूम ही नहीं होगा कि इस डेथ के उसमें जो उसमें उनका कुक था, श्रीमती मुस्लिम था। श्रीमती गांधी के रिश्तेदार एक कॉल करके जो है ना, वहां उसमें रशिया के एम्बेसडर थे, जी उनके रसोइया और एक हेल्पर को गिरफ्तार किया था रशियन गवर्नमेंट ने। जी जी। हम कैसे देश में रह रहे हैं? तो मैं बताया दो आपको कि कांग्रेस कांग्रेस आपको भी पता होगा कि आप उस पद पे रह चुके हैं, अच्छे से सब्जेक्ट किया है, आईएएस इतना डिटेल जाता है। तो मैंने भी पढ़ा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रशियन और बहुत सारी खुफिया एजेंसी सीआईए भारत के बढ़ते प्रभाव को, अमेरिका उनके हमेशा पक्ष में रहता था, और खुद कांग्रेस भी मतलब उनके प्रभाव से डर रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है। मतलब उस समय देश के जो ऐसे नए नए देश थे, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश उस समय था भी नहीं, और जो नए देश थे मतलब इधर एशिया में, उनको मतलब हमेशा कंट्रोल करना चाहते थे, उनके मिनरल्स को, उनके रिसोर्सेज को, और हमेशा उसमें अनसर्टेनिटी, कोई भी उसको बढ़ ना पाए। साइंस और टेक्नोलॉजी से भारत से वो ज़्यादा डरे हुए थे, जो भाभा और ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस नहीं थी, वो पूरी तरह से एक पपेट और केजीबी या सीआईए, कभी केजीबी इन्फ्लुएंस है, कभी सीआईए इन्फ्लुएंस है। जब इंदिरा गांधी खत्म हुई थी या जब नेहरू जी खत्म हुए थे, तो उस समय मतलब देश को पता ही नहीं था कि हम आगे कैसे जाएंगे। तो इस समय ये लोग मनी प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अभी अभी मोस्ट सबसे लेटेस्ट देख लीजिए, बांग्लादेश में वो पोएट को वहाँ बना के बिठा दिया। तो पोएट आया कहाँ से अचानक रातों रात? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं था कि भैया जाइए आप प्रधानमंत्री बन जाइए। उसको पूरा रेड कारपेट कहाँ से मिला? उसको ये लोग पूरा पैसा, पूरा इकोसिस्टम सरकार गिराने और ये सब करने में लगे थे। सेम चीज इंडिया के लिए। उसको अकेला रेड कारपेट नहीं मिला है, उसे नोबेल प्राइज भी दी गई है। तो जी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जिसको उनको जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, जिसको विश्व सुंदरी बनाया जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय चालों का हिस्सा होता है। जी जी आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जी सर, यही तो मैं अभी कह रहा हूँ कि ये
जो आज हम जो भी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट हमेशा से ही मतलब साम दाम दंड भेद की हम पावर में बने रहे हैं। हम जो है विरोधियों को जो है नष्ट कर दें, चाहे वो कितना भी सही हो, कितना भी अच्छा हो। जैसा आपने वो अभी दीक्षित जी का नाम लिया, तो जो जो करंट सरकार के लिए बाधा बना रहा है या खतरा पैदा कर रहा है, तो उसको वो अपनी सत्ता चलाने के लिए बिना अनकंडीशनली उनको वो सप्रेस करते हैं। और वो जब ही संभव है जब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जैसे जब मोदी सरकार की सरकार आई थी। तो हम ये सब चीज करेंगे और करना है ही है। आपकी लाइव सेशन में मैं आज जो है सर मंदिर की प्रतिष्ठा जैसे 18 नवंबर तक तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑक्यूपाइड हूँ, लेकिन 18 नवंबर के बाद 21 नवंबर के बाद मैं आपके भोपाल में अवेलेबल रहूँगा। तो आपके सारे सेशन जो भी संभव होगा मैं लगातार बात करता रहूँगा, आपसे मिलूंगा भी। मैं मिलना भी चाहता हूँ थोड़ा आपके साथ चर्चा करने का, लेकिन अभी तो मैं आज लखनऊ जा रहा हूँ। हो सकता है 2-3 दिन बाद लौटूं तो मैं आपको संपर्क करूंगा। मेरा आपसे ये कहना है कि आप जहां भी जाएं, जी, जिस किसी से भी बात करें, उसको 2 पार्ट में बात करें। पहला, जी, जिस उद्देश्य से आप गए हैं, बिना मिलावट के केवल उसी के बारे में बात की जाए, ठीक है ना। फिर जी, पार्ट 2 में कहें कि साहब ये हम एक ऐसे शख्सियत से जुड़े हैं, उनसे बातचीत हुई है, जी, उनके एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, और एक आध वीडियो जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय लगा है वो मैं आपके साथ बैठ के सुनना चाहता हूं। जी, इसके बाद उन्हें बोलने का मौका दें। जी, कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, अभी अपन इस पे ध्यान दें, ये तो बात की बाद में देख लेंगे। तो उनसे कहें हाँ हाँ बिल्कुल, इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। जी, जी, तो उससे क्या है कि एक मैसेज स्प्रेड होता है, और सब लोगों ने अपने अपने लाभ के कुछ ना कुछ ग्रुप तो बना के रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं। तो जी, जैसे आपने ये मंदिर का ग्रुप बनाया है, बहुत जी, सारे अदर एक्टिविटीज के लिए, जो आपकी सामाजिक एक्टिविटीज होंगी, जो आपको वॉलंटियरिंग की एक्टिविटीज होंगी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ग्रुप या तो आपने बनाए होंगे या किसी दूसरे ने बनाए होंगे। जी, तो दूसरा काम ये करना है कि हमारा ये नंबर 9425606040 उन ग्रुप जी, में जोड़ दिया जाए, और संभव हो तो उसे एडमिन भी बना दिया जाए। क्योंकि बीच जी, में क्या होता है कि एडमिन जो है ना, एडमिन का राइट अकेला रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो आपको जो छोटी मोटी क्लिप्स डालना होती हैं, जिससे हम्म, धीरे धीरे उनका प्रभाव पड़े, वो आप नहीं डाल पाते हैं। तो अकेला जी, जी, ग्रुप में जुड़ने से फायदा नहीं होता है। यदि ग्रुप हम्म, में जुड़ने के बाद यदि एडमिन राइट हैं, तो जी, आप जो है, जब वो एडमिन अकेले को रिस्ट्रिक्ट करता है तब भी आप मैसेज डाल पाएंगे। जी, जी। ठीक है, नंबर तो 2। सर मैं तीन तीन बिंदुओं में आपको मैं जल्दी से ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो बताना चाहता हूँ कि जो मंदिर हमने निर्माण किया है, ये धर्म और सनातन धर्म की लोगों को शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में आजकल अपने सनातन की सही शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से जब वो एक करियर ओरिएंटेड रास्ते में होते हैं तो बहुत भटकाव होता है। उनका कोई बेस ही नहीं रहता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो दिव्यानंद चरित्र जी, निर्माण मैं इसकी नहीं जड़ होगा। में आपको पहुंचा दूं 1 मिनट के अंदर। जी, जी, बताएं। क्योंकि यदि आप जड़ में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं पा पाएंगे। जी, लॉर्ड मैकाले ने आपकी शिक्षा और संस्कृति को नष्ट करने के लिए इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था। जी, उसको यदि आप नहीं बदलेंगे, उसका रीनेम कर दीजिए गुरुकुल एक्ट, वैदिक गुरुकुल जी, एक्ट। सब चीजें अपने आप जो है दे विल फॉल इन लाइन। लेकिन ऐसा मत करिएगा जैसे अभी 3 नियम कानूनों में किया है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं चलेगी। नहीं, नहीं, मैं उन किसी भी उससे नहीं जुड़ा। मेरा तो प्रैक्टिकल जर्नी है, क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ, उसी गांव से हूँ, और मैंने अपने रास्ते के चैलेंज देखे हैं। तो मैं एटलीस्ट उन चैलेंजेस को डिजिटल माध्यम से गांव तक लेके आ रहा हूँ। तो 3 चीजें मैं कर रहा हूँ। एक,
जो बच्चे 10th और 12th में हैं उनको करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा के उनका एडमिशन करा के उनकी शिक्षा पूर्ण कराना, ये हमारा उद्देश्य है। तो अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 एक मिनट, सफल हो तो गए, हमारा और आपका उद्देश्य एक है, आप 10 बच्चों पे क्यों सीमित करना चाहते हैं? 140 करोड़ को वो हक क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, हम करेंगे, ये तो उत्साही करने वाला है, लेकिन मैं अभी 10 बच्चे मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, नहीं मिल पा रहा है मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपका रास्ता कल आपको दे दिया है। हम तो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन दे रहे हो, जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति को बेस्ट ऑफ द एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बेस्ट ऑफ द कोचिंग, बेस्ट ऑफ द बुक्स मिलेंगे, और कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलेगी। जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसको डेबिट अकाउंट पर उस कॉस्ट को लोड किया जाएगा और उसको समृद्ध बनाया जाएगा, उसको ट्रेन करके धीरे धीरे वो पड़ जाएगा। नहीं, मैं इससे भी जुड़ूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी तो हम आपसे पढ़ते हुए हमारे समझ में या मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग में ये बात इतना मॉडल बड़ा नहीं ले पाया, तो मैंने कहा कि एक बेबी स्टेप लेता हूँ कि अगर मैं 30 बच्चे से शुरू करके, क्योंकि सबके सहयोग से संभव है। एक तो मंदिर निर्माण एक मिनट, आपने इसी चीज को आप बेटर अलाइनमेंट के लिए हम आपको कुछ सुझाव दें? जी जी जी। देखिए, ये जो 30 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, ये क्या एक गांव से आ रहे हैं या अलग अलग गांव से आ रहे हैं? वहीं आसपास से ही आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंशियल सुविधा नहीं है, तो वो लोग आएंगे, पढ़ेंगे और जाएंगे। नहीं तो ये अपना क्या है, आसपास के गांव से जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा सा पूछना दीजिए आपसे। जी। मतलब आसपास के 5 गांव, 10 गांव, कितने गांव के? जी। हाँ, वही बस 5-6 किलोमीटर रेंज के हैं मोस्टली। ओके। क्या अभी सर ये शुरू नहीं हुआ है, ये अगले सेशन से, मतलब कि 2025 से शुरू कर रहे हैं इसको, क्योंकि 2024 में प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ा इवेंट है, 18 का ही। तो 2025 से ये पहला सेशन शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें टीचर जो है कोटा के और अदर क्षेत्र के जैसे डिजिटली पढ़ाएंगे, और वहाँ लोकल एक टीचर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रैक्टिस कराएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। लेकिन यदि आप आगे जाएंगे तो, मैं मालूम नहीं मैंने कल कहा था कि नहीं कहा था, विश्व के जो भारत के भविष्य के विश्वविद्यालय होंगे वो हजारों किलोमीटर में फैले होंगे। वो कैम्ब्रिज से 10 गुने से भी ज्यादा बड़े होंगे, और उनको स्थापित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसकी जमीन से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जिनकी जमीन यूज होगी उन्हें ऑनर्स क्लब कहा जाएगा, राइट? और वहां पर जो भवन बनाए जाएंगे, जो चीजें लाई जाएंगी, उस सब निर्माण को राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कहा जाएगा। और उतनी धन की का निर्माण हो जाएगा, जो हमने आपको समझाया था कि उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी, ऑटो जनरेट होगी, डिजिटल होगी, और उसको क्रिएट करने के लिए एक RBI 2 टाइप की व्यवस्था होगी। तो जैसे ही आपने प्रोजेक्ट चालू किया तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने की इजाजत नहीं होगी, राइट? मतलब भारत का हर काम अनूठा होगा। मतलब विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं होगा जो भारत के स्केल की चीजों को करने की औकात और क्षमता रखता होगा। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों के घटिया रिक्विजिशन एक्ट के माध्यम से काम नहीं करेंगे। हमें किसानों की जमीन को यूज करना है तो उसे ऑनरशिप से वंचित करने की क्या जरूरत है? जो यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए कमाएगी, ऑनर्स को जो है ना उसी के प्रोपोर्शनेट में जो है ना इनकम बांट दी जाएगी, जो कि खेती से जो कमा पा रहा है उससे कम से कम 100 गुना तो ज्यादा होगी ही। तो क्या सर ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित नहीं है? हम किसी दूसरे का नाम क्यों लें? इसको वैदिक विचारधारा क्यों नहीं कह सकते हैं? इसको जो है नहीं मतलब जैसे आप उसे अपने पुराने नामों से क्यों नाम देना चाहते हैं? ये तो किसी विचारधारा का नहीं है, ऐसी विचारधारा किसी की नहीं है।
आप आज की समझ से उसका नामकरण क्यों करना चाहते? और नामकरण करना ही है तो वैदिक विचारधारा कहो उसे। इन घटिया लोगों की विचारधारा क्यों कहना है? जो हिटलर है, नहीं नहीं, समझ आऊंगा इस बात के लिए, लेकिन ये तो जैसे आज हमको ABCD आती है तो अपनी बात तो हम इंग्लिश के माध्यम से बोलेंगे, या हिंदी आती है तो हिंदी के माध्यम से बोलेंगे। तो अभी जो ये नहीं तो विचारधारा, हम उसे बताएं कि हमारी इस शिक्षा पद्धति कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उसको कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट और इन सोशलिस्ट और इस तरीके की भाषाओं में क्यों कहें? जी नहीं समझे ना? हम उसके रूप को डिस्क्राइब करें कि नई व्यवस्था ऐसी होगी। जी उसको ये कहना कि वो कम्युनिस्ट से प्रभावित है, सोशलिस्ट से प्रभावित है, कैपिटलिस्ट से प्रभावित है, मैं इन चीजों से बचना चाहूंगा। जी जी जब मैं अपने मॉडल्स के बारे में कुछ IPS ऑफिसर से बात कर रहा था, IAS ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर ये बताइए, ये और किस देश में हुआ है? हमने कहा सब जो है ना ठेका विदेशियों ने ही लेके रखा है क्या? कुछ ओरिजिनल थिंकिंग हम भी कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है? आप तो मुद्दों की बात करो कि साहब इसमें मुझे ये बात नहीं पच रही है, तो यदि उसमें कुछ बदलाव करना होगा तो कर लेंगे। आपके कुछ सुझाव हैं तो उसे आत्मसात कर लेंगे। आपको इस बात में क्यों रुचि है कि यूरोप में कहां लागू हुआ, फलानी जगह कहां लागू हुआ? कोई ना कोई विचार तो पहली बार पैदा होता है ना। बनी बात है। तो उसको आप पहला विचार के रूप में स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप किसी यूरोपियन, अमेरिकन और किसी दूसरी कंट्री के पिछलग्गू क्यों बनना चाहते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। हमने कहा तुम मेरिट पे बात करो ना, कि साहब इसके इस कंटेंट का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, हमारा ये सुझाव या नहीं है। इफ यू आर हैविंग समथिंग टू ऐड वैल्यू, प्लीज डू दैट। आपने जो घटिया मैकाले की शिक्षा से कुछ कुछ पढ़ा है, उसे आप हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? सही बात है। क्यों सर थोपना मैं चाहते हैं? बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम आपसे जुड़ पाए, क्योंकि समाज में एक थिंकर और एक युग और युग पुरुष की तरह की विचारधारा रखने वाला आप युग पुरुष से कम नहीं है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। मैं जरूर आपसे मिल के ये सारी चर्चाएं करूंगा। आप मुझे कुछ दिन का समय दें, मैं आपके पास आता हूँ। आप भोपाल में ही निवास करते हैं? हाँ, मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं भोपाल में ही हूँ। मेरा मैं हैदराबाद में जॉब करता हूँ सर। और ये जो कार्य हो रहा है इसमें मेनली जो मैं अर्न करता हूँ उसमें 50 से ज़्यादा परसेंटेज मैंने लोगों की सेवा में लगा दिया है, क्योंकि अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि जो धन है वो उसका बेस्ट उपयोग यही है, इसको कोई अपने साथ ले नहीं जा सकता। तो ऐसा समाज निर्माण किया जाए जो आगे के समाज को मजबूत करे और आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे, जो आप भी बहुत बड़े लेवल में आपने शुरू किया है। और ये मैं लोगों को तुरंत लाभान्वित करते हुए चल रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक मेरा ये कार्य था शिक्षा का, दूसरा किसानों को इक्विपमेंट देना, बीज देना, क्योंकि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे किसान बहुत छोटे धन के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, स्वाभिमान को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। तो कम से कम 5,000, 10,000, 25,000 ऐसी छोटी छोटी रकम मंदिर में बहुत सारे दान आएंगे, भविष्य में बहुत सारे ग्रांट आएंगे, तो उनके द्वारा हम इनको ये भविष्य प्रोवाइड कराना चीजें जो उस क्षेत्र में है। और वाटर लेवल सुधारना, ग्रीन परसेंटेज बढ़ाना अपने देखो बुंदेलखंड की। देखिए आप कितना कंजर्वेटिव बोल रहे हैं कि वाटर लेवल सुधारना, और हम क्या कह रहे हैं कि हम पानी को 9 फीट पे ले आएंगे, हम भारत देश को सूखा और बाढ़ से मुक्त कर देंगे। कितने बड़ा स्टेटमेंट है ये, बताओ ना। नहीं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट सर। आपने कम से कम 40 साल देश के इन्हीं चीजों में घूमा है। मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ, मेरी विजिबिलिटी बहुत थोड़ी है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी जो अभी आप कर पा रहे हैं जो आप अभी कर पा रहे हैं, जिसको 4 फीट ही दिख रहा हो विजिबिलिटी, तो 400 फीट में क्या है कैसे सोचेगा। मैं आपकी बात समझ गया, और मैं आपने बहुत अपनी विजन को उतना बड़ा ले जाना चाह रहा हूँ। मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे क्या है कि आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं और तुरंत जाना चाह रहे हैं,
लेकिन हमारे पास तो अभी बाइसिकल भी नहीं है, और तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। रास्ते में साइकिल मिलेगी, साइकिल में बैठ जाऊंगा, हवाई जहाज मिलेगा, हवाई जहाज में। नाउ आई बहुत गॉट बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, दिव्यानंद फास्ट जी, ट्रैकिंग वेव आपसे मुझे आपके द्वारा मिली है। मैं हम्म, उससे जुड़ के बहुत मतलब मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे हमेशा उस मौके से परिचित कराया है जो उस समय की जरूरत है। और इस स्टेज में जो कि अभी हम प्राण प्रतिष्ठा को पूर्ण करने वाले हैं, और मंदिर अपना चालू हो जाएगा, अपनी द्वारा ऊर्जा से वो खुद चलता रहेगा, और हम ये सेवा वाले कार्य में जुड़ जाएंगे पूरी तरह से। अच्छा ये बताइए और दिव्यानंद जी, कल जो जी मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा, जी। आपको नहीं लगता है कि ये दैवीय संयोग था? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। देवी संयोग ही था, मेरे लिए तो था, क्योंकि बरसिया जी ने पहले भी वो सारे मैसेज डाले थे आपके क्राइम फ्री भारत, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं बना पाया जितना आपने के आने से और 15 मिनट जो संबोधित करने से जिनको वो परिवर्तन फील हुआ है, वो जरूर प्रभावित हुए हैं। और खाली प्रभावित हमारा उद्देश्य नहीं है, आपका भी उद्देश्य नहीं है, एक्शन होना हमारा उद्देश्य है। उसमें एक्शन हो, और लोग जो है इससे सही व्यक्ति को जोड़ें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए मैंने एक रिप्लेस मिनट, कर एक दिया। मिनट दिव्यानंद जी, जी दिव्यानंद जी, दिव्यानंद जी, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। जी हम सही और गलत के विश्लेषण में ना जाए, जी क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सही नहीं है और कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत नहीं है। जी। राइट? तो हम्म हम अपनी एनर्जी को क्यों खराब करें? देखिए इसमें जी हमने कहा है कि यदि कोई अपराधी सबसे अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित करता है, तो हम हम्म उसे महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे। मतलब बाकी लोगों को चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उस हम्म अपराधी को महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे। और कई हम्म वीडियोज में मैंने उस महाचंद्रगुप्त की परिभाषा को समझाया है। हम्म। मैं आपके लाभ के लिए उसे एक बार रिपीट करता हूं। हाँ, मैं नहीं समझ पाया ऑनेस्टली बोले नहीं, कि मैं अभी चंद्रगुप्त। आप एक मिनट में समझ जाएंगे। जैसे अज्यूम करें कि दिव्यानंद जी एक बहुत बड़े अधिकारी अपराधी हैं। उन्होंने हम्म कई मर्डर्स किए हैं, कई क्राइम किए हुए हैं। राइट? जैसे कि आपके वाल्मीकि जी ने भी डकैत थे, वो थे कि नहीं थे? जी जब जी साधु संतों के संपर्क में आए और उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, जब उन्हें अपनी गलती महसूस हुई तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए हैं। लिहाजा किन परिस्थितियों ने किसी को अपराधी बनने का मौका दिया है, इसमें हम विवेचन में नहीं जाना चाहते हैं। और हम इस विवेचन में भी नहीं जाना चाहते हैं, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। बुरे से बुरा व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, हमें वो ज्ञात हो चाहे ना हो। नंबर एक। दूसरी बात, जो अपराधी तत्व है यदि वो जोड़ने में लोगों की ज्यादा मदद करता है, तो वो ज्यादा महान है। क्यों महान है मैं आपको बताऊं। क्योंकि हमारा मॉडल कह रहा है कि यदि आप अपराधी हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप मंत्री नहीं बनेंगे, आप कुछ नहीं बनेंगे। राइट? तो एक अपराधी अपने पुराने पापों को धोने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए, यह जानते हुए कि उसे इस व्यवस्था से कोई लाभ नहीं मिलेगा सीधा, मतलब व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलेगा, बाकी तो जब व्यवस्था ही बदल जाएगी तो सभी को लाभ मिलेगा, सब भारतवासियों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सीधा लाभ होता है कि मैं जो है ना प्रभावशाली पोस्ट पे मिल जाएगा, मुझे कोई पद मिल जाएगा, या मुझे एमपी का टिकट मिल जाएगा, या मुझे मंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को इन सब चीजों से बाहर रखा गया है। और चूंकि वो बाहर है इसलिए हम उसको महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और उसकी भाषा इस तरीके की है कि दिव्यानंद जी ने ये अपराध किए हैं। दिव्यानंद जी को मालूम था कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उन्हें सीधे कोई लाभ का हक नहीं होगा। इसके बावजूद भी उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास करके इतने लोगों को जोड़ा है। हम उनका नमन करते हैं, उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करते हैं। हम्म हम उस व्यक्ति का, जिसको आप अपराधी कह रहे हैं, हम उस व्यक्ति को ये जानते हुए कि साहब हमारा आपराधिक रिकॉर्ड के कारण हमें कोई लाभ का पद नहीं मिलेगा, हमें कोई सम्मान का पद नहीं मिलेगा, फिर भी उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए लोगों को जोड़ा है, तो दिव्यानंद जी वो उन लोगों से अच्छा नहीं है।
जो साले दुष्ट अपने आप को अच्छा कहते हैं और कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो अपराधी उन अच्छे लोगों से बहुत हजार गुना लाखों गुना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग तो कम से कम सकारात्मक है। वो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है। हम तो विद्वान लोग इन्हीं की चाटुकारिता कर रहे हैं, गुलामों के नियम थोपे हुए हैं और हम फूलमालाएं पहनाते हैं। हमारी विद्वत्ता कहां गई है? क्या हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है? आपको मालूम है दिव्यानंद जी, 2017 में जो सिटिंग डीजी मैंने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, एक कॉन्सेप्ट नोट कि क्राइम फ्री भारत इज डूएबल विथ 5 सर्टेनिटी। दिस कॉन्सेप्ट नोट वाज सबमिटेड इन द ईयर 2017 एंड वहां एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है जिसमें सभी स्टेट को भेजा जाता है, फिर पीयर ग्रुप रिव्यू होता है। आफ्टर द पीयर ग्रुप रिव्यू इट वाज एक्सेप्टेड एज ए नेशनल पुलिस मिशन इन 2019। 2019 में मैथिली शरण गुप्त ने जिस कॉन्सेप्ट नोट को सबमिट किया था, 2019 में उसे राष्ट्रीय पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई और मैथिली शरण गुप्त ही आज तक उसके नोडल ऑफिसर हैं। लेकिन सरकार के सोच और चिंतन में तो आपको अच्छा भारत देना है नहीं तो जब ये नए 3 कानून बन रहे थे उसमें उन कॉन्सेप्ट को जो है ना जमीन पर उतारने की कानून में प्रावधान क्यों नहीं किए गए? मैथिली शरण गुप्त जो है उनके ही डीजी थे। मैंने 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट एज ए सिटिंग डीजी भेजा भारत सरकार को, जो अभी भी उनके कंसिडरेशन में है। उसका नाम हमने दिया नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे साहब इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों दिया? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे ब्यूरोक्रेट कैसे काम करते हैं। वो कहते पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट और उसको डंप कर देते। तो हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि भाई साहब 65C लिस्ट 1 भारत सरकार की जिम्मेवारी है। ये इस कानून के तहत हम ये जो है ना आपको भेज रहे हैं, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त जो है ना, कई लोगों को ये भ्रम होता है कि मैथिली शरण गुप्त जो है ना रिटायरमेंट के बाद शेर बनते घूम रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जिस दिन प्रोबेशनर थे ऐसे ही शेर थे और उन्होंने शेर की भांति ही जो है ना सेवाएं की। मतलब 37 साल की सेवा का। बिल्कुल मैंने आपका प्रोफाइल और इंटरव्यू देखा है और आपका जो आपने नामांकन भी भरा था मोदी जी के अगेंस्ट में, जो आपने आगे भी बेबाक बयान दिए हैं, तो एक क्लैरिटी होना माइंड में, एक साहस होना पहली निशानी है परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस डरे हुए समाज में कोई अपनी बात इतनी दृढ़ता के साथ रख रहा है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नई जान फूकनी है और आपके सहयोग से हम जरूर कर पाएंगे। देखिए हम सब इस ऊर्जा के ही तो सर्कल में जुड़ना है। आप अभी एक बात करें किसी ऐसे समाज में जो नहीं जानता हो, तो वो हाँ देखते हैं, हाँ करते हैं और उसको मतलब एक दुविधा में हमेशा दिखेगा। लेकिन जो वाकई करना चाहता है उसके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। उसमें से मैं अपने आप को मानता हूँ कि हाँ मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ। अगर नहीं ला पा रहा हूँ तो कम से कम मैं अपने जितनी मेरी विजिबिलिटी है उस एरिया में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे की कोई चीज मिलेगी तो अपने आप वो आगे जुड़ जाएगा। यदि आपका ऐसा सोच और चिंतन है तो कॉस्मोस ऐसी एनर्जीज को आपसे ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा। अच्छा बताइए, नहीं तो आपको क्या पड़ी थी, आप इतने जल्दी से जाके जो है ना वो मंदिर का जो है इनॉग्रेशन का जो है वो कार्ड लेने आप इतने दौड़ के भाग के क्यों गए? जी जी ये असाधारण बात है, साधारण बात नहीं है। जी जी कहीं ना कहीं आपने उस ऊर्जा का अलाइनमेंट महसूस किया है। हाँ? जी 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 कि आप इसके हिस्से बने और आपने बोला कि आपको रामभद्राचार्य जी
उसको सुनना है, उनको मिलना है। तो मुझे लगा कि आप जैसे विभूति जब उसमें भागीदारी करेंगे तो उसकी ऊर्जा से परिवर्तन आएगा ही। वही मेरा उद्देश्य है कि उस पिछड़े से गांव में जहाँ पे किसी को मतलब उनको भविष्य का कोई पता नहीं है, खाली आज का ही पता है कि आज किसी तरह से खाना मिल जाए, आज किसी तरह से कट जाए, कल की कल देखेंगे। इसके लिए एक हम नए भारत का यदि मैं आपसे विजन कहूं कि ये मैथिली शरण गुप्त को भी नहीं पता था कि उनका भविष्य कहाँ है। देखिए, मुझे प्रयास कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपको समझाऊंगा। मैं अपनी अपनी जीवनी बताता हूँ थोड़ा सा। मैं एक गांव से हूँ, राइट। मैंने जो है 9th जो है इंदौर से किया है, ब्रदर के साथ था, और 12th जो है वो 11th बुरहानपुर से किया है, राइट। और उस समय कुछ केमिकल इंजीनियरिंग करने का विचार था, तो वो अकेला रायपुर में था। तो हमारे एक मित्र ने हमें गांव में वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भेजा। उस समय कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता नहीं था, मेरिट में आप हैं तो आपका हो जाता था ऑटोमेटिकली। उस आधार पर मैं रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गया, राइट। और फिर जो है वहां के उस हिसाब से वहां पर लगातार मेरिट में ही रहा। विचार जो है केमिकल से शिफ्ट होकर मैकेनिकल हो गया, तो फिर फाइनली बी जो है ना मैकेनिकल में किया, बीटेक मैकेनिकल में किया, ठीक है। फिर जो है ऐसे एसएसबी में भी भर्ती जो है ना सिलेक्शन हो गया, इसमें जाना नहीं था, तो एयरफोर्स के एसएसबी बोर्ड में वैसे ही चला गया। अच्छा, घूमते हुए आईआईटी दिल्ली में जो है वहाँ वॉक इन एग्जामिनेशन का सिस्टम था, उसको दिया तो एमटेक में एडमिशन हो गया, राइट। पहला सेमेस्टर खत्म हो रहा था, बीच में जो है एसएसबी का इंटरव्यू आया, और 5 दिन लंबा एसएसबी का होता है। तो चूंकि विचार कुछ था नहीं तो मैं नहीं गया। अच्छा, जिस दिन जो है मेरी एग्जामिनेशन खत्म हो गई, नेक्स्ट दिन मैं गांव जा रहा था, मेरा रिजर्वेशन भी था। उस दिन रात के समय जो है एक फिर से एक एनवलप जो है मेरे रूम में भेजा गया, जो कि एसएसबी बोर्ड का दूसरा निमंत्रण था। तो मैंने कहा अब तो ये मैं फ्री हो गया हूं, तो मैंने तत्काल अपना रिजर्वेशन चेंज किया और मैं एसएसबी में सम्मिलित होने चल दिया। और एसएसबी में सम्मिलित होने का उद्देश्य केवल एक ही था। उस समय मैंने देहरादून नहीं देखा हुआ था, मसूरी नहीं देखा था, तो मैंने कहा चलो यार जाएंगे, सिलेक्शन तो खैर क्या होना है। और मेरा ऐसा कोई सोच भी नहीं था कि आई एम मेड आउट फॉर एनी यूनिफॉर्म सर्विस, राइट। मतलब मेरा उस समय जो अपने बारे में सेल्फ इमेज थी कि मैं किसी यूनिफॉर्म सेवा के लिए नहीं बना हूं, ठीक है ना। मतलब एक सेल्फ इमेज होती है ना। जी। अब जो है वहां एकदम घूमने के अंदाज में गया, और एक ही व्यक्ति सिलेक्ट हुआ जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। आई वॉज सरप्राइज। पहले तो मुझे लग रहा था कि वो पहले साइकोलॉजी का टेस्ट लेते हैं, उसमें जो अनफिट होता है उसको बाहर कर देते हैं। तो मैं तो इस अंदाज में था कि अभी ये साइकोलॉजी टेस्ट में मुझे अनफिट कर देंगे, मैं घूमने गावरे जाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, बट लक वाज हैविंग मी समथिंग एल्स, राइट। फिर मुझे लगा कि मुझे मैं मेडिकल में रिजेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि एयरफोर्स का जो मेडिकल है वो बहुत स्पेशली हियरिंग वेयरिंग में बहुत एडवांस होता है, उसके वो डेसिबल साउंड तक जाते हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं तो लटक ही जाऊंगा इसमें, मेडिकल को मैं क्लियर नहीं करूंगा। मेडिकल भी क्लियर हो गया। मेरे पिताजी को लगा कि ये कहीं एयरफोर्स को ज्वाइन करने ना चले, तो उन्होंने मुझे दबाव बनाया। क्या, मैंने कहा मैं तो वैसे ही चला गया था, आई एम हैविंग नो इंटेंशन टू ज्वाइन एयरफोर्स, राइट। रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस को मैं करना था, उसको भरा और हो भी गया, ठीक है ना। देखो भगवान को कुछ और मंजूर था, तो उन्होंने हमारा पुलिस वेरिफिकेशन फंसा दिया। इस बीच में जो है ना एक हमारे ही साथ एमटेक कर रहा था मृगेंद्र कुमार करके, वो मेरे कमरे में आया, बोला यार मैथिली, मैं सिविल सर्विसेज का जो है ना ये लेके आया हूं, यार देख ले यार, तू कर सकता है मुझे लगता है। मैंने कहा यार आई एम नॉट मेड आउट फॉर एनी सिविल सर्विसेज यार, आई डोंट वांट टू डू। बोले यार देख तो ले यार तू। तो मैंने उसका उस सिलेबस सब लेके आया था, तो मैंने सिलेबस में नजर मारी, मैंने कहा यार ये तो इजी है, इट कैन बी डन।
जैसे ही मेरे मुंह से निकला इट कैन बी डन, वो दुष्ट पहले से ही जो है ना, उसमें मनी ऑर्डर वगैरह चलता था, वो सब लेके आया हुआ था। उसने कहा साइन करो, कर दो। उसने कहा साइन करो, बोले मनी ऑर्डर मेरे लेके आया हूं, मैं जमा करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, जमा हो गया, राइट। अब जो है तब तक समर ट्रेनिंग आ गई हमारी, तो हम HMT पिंजौर में समर ट्रेनिंग कर रहे थे एज ए इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। मतलब HMT को कैसे इंप्रूव करना है, दिस वाज द पार्ट ऑफ माय थीसिस बेसिकली। ओके। तो वहां पर जो है जब ये प्रीलिम का समय आया, तो मिस्टर धार हुआ करते थे, ही वाज द ED। तो उनके पास मैंने एप्लीकेशन दी कि सर मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को देने जाना चाहता हूं, तो काइंडली गिव मी 3 days लीव। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले यू आर डूइंग सो वेल, और यू आर फ्रॉम IIT, यू आर MTech, यू आर हैविंग ए ग्रेट फ्यूचर, कहां से तुम सिविल सर्विसेज में फंस रहे हो। अब मैं इतना क्रूड पर्सनालिटी था, मैंने कहा सर I understand it is a paid stipend, paid training and this assignment. I have not asked for any suggestion. Sir, if you are having any problem, you can do it without pay. उन्होंने अपना सिर पीट लिया। He never expected कि कोई घटिया आदमी इस तरीके की फालतू बात करेगा। भाई ultimately whatever he was saying for your benefit only, right? As per his understanding. He never expected this kind of the crude answer from me and such a junior person. वो he himself was IITian basically. तो anyway मैं चला, मैं रात में जो है ना 2 बजे अपने IIT हॉस्टल में ज्वालामुखी में मैं था, वहां पहुंचा। तो चूंकि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, चूंकि वहां पे हॉस्टल की प्रॉब्लम चल रही थी, तो सीनियर हॉस्टल्स में आपको सिंगल रूम में डबल को रहने का ऑप्शन दिया गया था, और कुछ महीने के लिए, जब तक वो पुराना बैच हो जाएगा तो वो खाली होंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन था कि जूनियर हॉस्टल में डबल सीटेड में आप डबल में रहो। तो आई प्रिफर्ड डबल सीटेड इन डबल। और हमने कहा यार छोटे बच्चों के साथ अंडर UG वालों के साथ रहेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सो आई प्रिफर्ड UG हॉस्टल्स, डबल सीटेड रूम को हमने प्रेफर किया, राइट। तो हमारा एक अविनाश श्रीवास्तव हुआ करता था, ही वाज बेसिकली साइंटिस्ट, तो ही वाज डूइंग MS इन सम ऑप्टिक्स और समथिंग, तो ही वाज माय रूम पार्टनर। वो 2 बजे जब मैंने, अच्छा वो ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, तो 2 बजे जब मैंने नॉक किया तो ही वाज हाईली सरप्राइज, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मी कि मैं 2 बजे वहां पे लैंड कर जाऊंगा। तो उसने पूछा कि मैथिली कैसे आए हो यार, मैंने कहा कल एक प्रीलिम है, देना है ना कल। और ही वाज शॉक्ड, ही सेड कि यार मैथिली यार डोंट कट जोक यार, ऐसे प्रीलिम नहीं दी जाती है, यू विल स्पॉइल योर 1 अटेम्प्ट, इट विल गो, फालतू में चला जाएगा तेरा। मैंने कहा देखो यार कोई सिविल सर्विसेज में बैठने वाले थे क्या यार, मुझे कोई अटेम्प्ट नहीं बचाना है, क्योंकि हम अगले अटेम्प्ट में बैठेंगे ही नहीं, राइट। तो हमें तो अटेम्प्ट करा भी करना है। अब hats off to your confidence and preparation. नहीं, देयर वाज नो कॉन्फिडेंस, आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा तो होनर नहीं है हर जगह। देखिए नहीं, लेकिन भाई एग्जाम तो देने के लिए आपको टॉपिक पता होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतने कुछ कट ऑफ होता है, इतना वो होता है, तो आपने पढ़ाई तो करी होगी अपनी तरफ से जो भी पढ़ना। नहीं, देखिए मैं कोई काम जिसको भी करता हूँ, मैं रण छोड़ के कभी नहीं भागा हूँ। तो यदि किसी चीज को पकड़ लिया तो फिर उसको लॉजिकल एंड पे ले जाऊंगा, ये था हमारा। लेकिन देने जरूर गए तो आपके फ्रेंड को आइडिया नहीं था कि अचानक आप लैंड हो गए, या नहीं उनको आइडिया नहीं था, लेकिन आपने तो प्रिपरेशन करी होगी जब से। मैं जहाँ पे वो समर ट्रेनिंग कर रहा था ना, समर जो है ना वो डिजर्टेशन कर रहा था, वहां पे मैं अपना समय निकाल के थोड़ा थोड़ा देखता रहता था। वही मेरे नहीं, चूंकि बहुत कंसर्न था नहीं ना। अब जो है प्रीलिम का रिजल्ट आया, तो मुझे अभी भी याद है कि वो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, और चूंकि हमने तो बाद में लेके आया था फॉर्म, तो लास्ट में हमारा नंबर था। तो इंडियन एक्सप्रेस में
चूंकि जगह कम बची होगी एडवर्टाइजमेंट के कारण या किसी कारण से, तो उन्होंने आधा रिजल्ट छापा और उसमें लिखा कि नेक्स्ट पार्ट विल बी नेक्स्ट डे। मतलब एंड आई वाज इन, मतलब रिमेनिंग स्टूडेंट विल बी गिवन नेक्स्ट डे। हाँ, मतलब पार्ट रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बिकॉज जितना उस स्पेस में आ गया, और उसमें नीचे उन्होंने लगा दिया कि इसके ऑनवर्ड जो रिजल्ट है वो कल पब्लिश किया जाएगा। जी जी। अब इमेजिन आई एम इन दिल्ली, आई एम इन हॉस्टल ऑफ IIT दिल्ली, राइट? वहां से यूपीएससी सीधी बस पहुंचती मैं जो है नहीं गया। अगले दिन जब रिजल्ट पेपर में आया उसमें धोखे से हमारा नंबर भी था। तब मैं ये वेरीफाई करने गया कि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक। तो जब वहां गया तो नंबर तो था ही, तो वहां यूपीएससी के उसमें भी था, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अच्छा, फिर हम आते हैं कि जब तक इसमें सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, तो इसका जो है मैं पुलिस वेरिफिकेशन अपना कौन से वाला, रेलवे इंजीनियरिंग वाला, नहीं तब तक इसका रिजल्ट नहीं आया था, इंटरव्यू वगैरह हो गया था, ठीक है ना। और मैं झांसी गया और झांसी में मैं आई वाज एग्जामिनिंग कि भैया मेरा रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस का पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। तो तब तक हमारा इसका सिविल सर्विसेज का वेरिफिकेशन पहुंच गया था, और बहुत ज्यादा लोग तो होते नहीं हैं, तो ही कुड रिमेम्बर माई फेस, ही कुड रिमेम्बर, कह रहे बोले आपका तो जो है ना सिलेक्शन हुआ है सिविल सर्विसेज में, हमने आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया है उसमें। मैंने कहा भाई साहब मैं उसके लिए आया नहीं हूँ वो तो वैसे ही दे दिया था, मैं तो सिलेक्टेड रेलवे इंजीनियर हूँ भाई। उसका जो है ना 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं पहुंचा, बिकॉज आई वाज लेट ऑलमोस्ट बाय 1 ईयर। मतलब 1 साल हमने उसकी भी चिंता नहीं पाली, ठीक है ना। 1 साल बहुत होता है। हाँ, तो फिर जो है उसने कहा अच्छा, वो ही वाज सो इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ द सिविल सर्विसेज के कारण उसने पूरे ऑफिस को लगा लिया, और जितने भी फाइल्स थी नीचे पटकी, तो हमारा रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज का वेरिफिकेशन साला नीचे दबा हुआ था। वो निकल गया। तब तक जो है ना फिर इसमें ही हो गया, तो रेलवे को फिर ज्वाइन करना ही नहीं था, ठीक है ना। मतलब पूरी वेरिफिकेशन पुलिस वालों की गलती से मिस हो गया? मिस नहीं हो गया, दब गया। अच्छा, मतलब अगर वो आप देते तो वेरिफिकेशन, तो आपको ज्वाइनिंग आती फिर? हाँ, ज्वाइनिंग तो थी पुलिस, इट वाज केवल इट वाज दे वर वेटिंग फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन, इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं हो पा रहा था। वैसे तो हम उसमें सक्सेसफुल हो गए थे, वो तो सब तो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर था ना। हाँ। क्योंकि तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि अब आपका वो आ गया, पूरी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता तो उसका तो अपॉइंटमेंट आ जाता उसका तो मैं भी, रेलवे और को ज्वाइन कर लेता, हो सकता था कि हम जो है सिविल सर्विसेज देते ही ना। हाँ, तो डेस्टिनी कुछ और ही गेम कर रही थी। मैं यही कह रहा हूँ कि डेस्टिनी ही वाज प्लेइंग रोल, और ऑल थ्रू डेस्टिनी प्लेड ए रोल। मैं ये देखता हूँ कि मैंने इतने अचंभित करने वाले काम अपने सेवा के दौरान किए, और देयर वर लॉट मेनी नेगेटिव थिंग्स आल्सो हैपेंड, राइट। उस समय मैं ये बात समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन यदि आज मैं कनेक्ट करता हूँ डॉट्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे इस बड़े काम के लिए पका रहा था। बिल्कुल, ट्रेनिंग हो रही होती है सबकी। बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही महसूस करता हूँ अपने जीवन में। लेकिन मुझे ये सिविल सर्विस और ये जैसे आपकी इच्छा नहीं थी, मुझे ऐसा था कि समहाउ मैंने अपने आप को खुद ही मतलब ब्लॉक कर रखा था कि शायद माय फादर इज नॉट एबल टू अफोर्ड इट, और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्मॉल गवर्नमेंट सर्वेंट। अदरवाइज ऐसा था नहीं, वो भी सारे मेरे भ्रम थे। माय फादर इज वाज अ गजेटेड ऑफिसर BSNL में। मैं जिस तरह की हमारी गांव की परिस्थिति थी, तो मैं सोचता था कि हम लोग वेल ऑफ नहीं है जरा भी,
तो आई डोंट वांटेड टू पुट प्रेशर ऑफ एनी एक्सपेंसेस। तो जो भी आपको नहीं अपने लग रहा है कि सेम चीज वाज विथ मी आल्सो? भाई कोई दूसरा जबरदस्ती आपसे फॉर्म भरा दे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जी जी जी, हैं? ये बहुत बड़ी बात है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कहीं मुझे आपका मार्गदर्शन और अनुभव और सहयोग मिलेगा तो जो भी मैं कर पाऊंगा मुझे लगता है अच्छा ही कर पाऊंगा। जो अभी कर रहा हूँ उससे बेटर ही होगा। देखिए दिव्यानंद जी, मैं एक बहुत जी। बड़ी बात आपको अभी बताता हूँ। मैं आपको ये जी। बताना चाहता हूँ कि जो मैं हम्म। सोच रहा हूँ वो हम्म। एक व्यक्ति की सोच का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। जी। मतलब आप इतने बड़े महालक्ष्यों के सामने के लिए आपके पास मॉडल्स रेडी हैं, हम्म। ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब एक मैं अकेला चला था जानवे मंजिल मगर लोग मिलते गए और नहीं नहीं कारवां नहीं बढ़ता गया। नहीं, मैं इसको इस ढंग से भी नहीं कहना चाहूंगा। मैं ये कह हम्म। रहा हूं कि कुछ कॉस्मिक डाउनलोड है जो मुझे हो हम्म। रहा है। जी। जहां पर भी मुझे कुछ कंफ्यूजन होता है, आई आई गेट दैट क्लियरिटी। मतलब 2-3 दिन के अंदर मुझे वो क्लियरिटी मिल जाती है। जी। तो इट इज ए कॉस्मिक फिनोमेना, और वही मेरे कॉन्फिडेंस का कारण भी है। देखो, जी। मैथिली शरण गुप्त के कारण कोई युग परिवर्तन नहीं हो सकता है। जी। युग परिवर्तन होगा तो कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा होगा, तो युग परिवर्तन होगा। तो ये बहुत यदि अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये तो जो आप यदि बोल रहे हैं। यदि हम्म। कॉस्मिक पावर मुझे इम्पेल कर रहा है तो वो जी। दिव्यानंद जी को भी इम्पेल करेगा। दिव्यानंद विल हैव नो ऑप्शन बट टू ज्वाइन मैथिली शरण गुप्त। क्यों? क्योंकि द कॉस्मोस नॉट विल नॉट अलाउ यू टू रेस्ट। हम्म। मेरे साथ तो यही हो रहा है। जी जी, मैं भी आपसे सहमत हूँ। समटाइम जो जैसे मैं डॉक्टर की भाषा में बोलूंगा कि पेशेंट को जो हो रहा होता है वो पता ही नहीं होता, तो डॉक्टर बताता है वैसा आपको ये हो रहा है, समझ रहे हैं। तो कॉस्मिक की रियलाइजेशन आपको हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी भी मैं भी थोड़ा थोड़ा उसको समझने लगा हूँ कि ये ऐसा हो रहा है इसलिए हो रहा है। और जो भी है मैं संभव जो मंदिर में जो बबेरू में 4 साल की जर्नी रही है तो मैंने काफी डिस्कवर किया अपने आप को। तो आपसे मैं बहुत डीपली मतलब वर्ड से कनेक्ट तो मैं कनेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर कनेक्ट कर सकता, पा रहे हैं डीपली आप? सहमत। हाँ, डीपली सहमत हो कि एकदम सही है कि इट इज ऑल कॉस्मिक प्ले, अदर भाई कॉस्मिक बताइए कि प्ले। आज के अर्थ युग में आप एक ऐसा हम्म। मॉडल निकाल के ले आए जिसमें भारत के खजाने के धन की जरूरत नहीं है। अब तो जी। उसको जमीन पे उतरने की कोई बाधा ही नहीं रह गई है। जी। भाई सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? अर्थ होता है ना। यदि आपने ऐसा मॉडल निकाल लिया है जिसमें अर्थ हम्म। का निर्माण हो रहा है, हम्म। तो फिर आप सर इसमें प्रोटोटाइप टाइप से कुछ ऐसा संभव हो सकता है किसी नहीं रीजन नहीं में, नहीं नहीं, क्योंकि कोई कोई हाँ। प्रोटोटाइप नहीं बनाना है इसमें। हम्म। चेंज जो है वो ऊपर से आएगा। देखो, हम्म। आप करोगे तो पागल हो जाओगे, आपके सामर्थ्य के बाहर की बात है। और राष्ट्रीय हम्म। और अंतर्राष्ट्रीय जो है ना, लोग षड्यंत्र करके आपको खत्म कर देंगे। लिहाजा इसका तो एक ही तरीका है, जो आपके बोर्ड से चुने हुए व्यक्ति या तो वो इसे अडॉप्ट करें, नहीं तो जो लोग आज की दुर्व्यवस्था को झेल रहे हैं उनको जगह दीजिए। बस उनको अपने लोगों को जोड़ना है। बस जी। बस बस सर इतना ही मुझे करना है। इस बस इतना ही चर्चा को करना है। विराम देना होगा। हैं? मुझे इस चर्चा को विराम देना होगा क्योंकि मुझे अभी चलिए, एंटीनेटल बहुत जाना है लंबी कुछ बात काम। वैसे भी हो गई है। हमारी बात इस समय 1 घंटे 4 मिनट की हो गई है। मेरे ख्याल से इट इज टाइम टू हम्म। इसको विराम देने की जरूरत है। चलो, जी। दिव्यानंद जी। तो मैं अभी लौट के आता हूँ, एक्चुअली मैं लखनऊ जा रहा हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को निमंत्रण देने। ठीक है। तो मुझे कल क्या का उनके आने अपॉइंटमेंट की लेना संभावना है? संभावना है, प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जब वो आएंगे तो उस क्षेत्र का थोड़ा तो कुछ फटाफट लोग काम करेंगे वहाँ पे, रोड का कुछ का। क्योंकि हमारे मंदिर के ऊपर से एक हाई टेंशन वायर भी गुजर रहा है, तो वो आएंगे तो वो जरूर इसको करेंगे। तो यही प्रयास है, उनको बुलाने का मुख्य पर्पज है कि भाई आप देश के मुखिया हैं और आप इस क्षेत्र में आइए। तो आपके आने से जो वहाँ पे
लोगों को विजिबिलिटी मिलेगी और लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, वो मंदिर को आगे ऑपरेट करने में मदद करेगा। चलिए देवानंद जी, बड़ा आनंद आया। और यदि आप मुझे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने समय निकाल के फोन किया। और वरना मैं तो सोच रहा था कि अभी मैं लौट के आऊंगा तो आपको मैसेज डालूंगा, पता नहीं आप व्यस्त शेड्यूल में मुझे कहाँ पे फिट करेंगे या देंगे भी समय की नहीं, पर मैं आपके आत्मिक प्रेम से बहुत अभिभूत हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए, तो आप लौट के आइए, फिर बात करेंगे। जी जी चलिए, जी, जय हिंद, प्रणाम। जय भारत, वंदे मातरम।